जोहार झारखंड, जय झारखंड। और चूँकि 12 बजे के पार हो चुके हैं, यानी झारखंड 23 साल का हो चुका है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती, स्थापना दिवस की पूरे राज्य को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं चूँकि लाइव का मेरा एक पॉइंट है। कल हमारे एक भाई ने मैसेज में लाइव में ही पूछा था कि बरद खूंटा उत्सव या फिर बरत खूंटा जाने के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है। चूँकि मैं भी उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, अतः मैंने कहा कि आई एम ए गुड लर्नर। मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगा कि आखिर क्यों बरत खूंटा जाता है। और बाकायदा मैंने अपने 2-3 सहयोगी जो जानते हैं, और बाकायदा आज उषा दी भी आई, उन्होंने भी अपने संबोधन में बातों को रखा। तो उन बाकी जितने लोगों ने मुझे बताया, और मैंने जो स्वयं भी अनुभव किया, जो मैंने अपने दिमाग को खपाया, और मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि बरत खूंटा क्यों जाता होगा। सबसे पहली बात, हमारे पर्व त्यौहार को लेकर आज भी साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो खेती बाड़ी करने वाले, प्रकृति के साथ अपना तालमेल रखने वाले, जिस प्रकार से अपने पर्व त्योहारों का चयन करते थे, समय का, महीने का, तिथि का चयन करते थे, वह कहीं ना कहीं उस समय के हिसाब से सीधे प्रकृति से, नेचर से कनेक्टेड था, और उसका कोई ना कोई आशय होता था, कोई ना कोई अर्थ होता था। हालांकि बहुत सारे पर्व त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, उनके पीछे हो सके बहुत सारे तथ्य होंगे, तर्क होंगे। मैं उतनी चर्चा करने में फिलहाल असमर्थ हूँ, क्योंकि ये भारत देश का विषय है। लेकिन मैं झारखंड के, और विशेषकर छोटानागपुर पठार में कृषि कौम जो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके बीच बरत खूंटा यानी बांधना सोहराय जो 5 दिन का होता है, जिसमें गौरैया से लेकर, गोहाल पूजा से लेकर, चौक पुराई से लेकर, बहुत प्रकार के चीज़ें उस दौरान कृषि समुदाय के लोग करते हैं। उसी में एक दिन बरत खूंटा का भी आयोजन होता है। तो मैं थोड़ा सा बरत खूंटा, मेरे एक छोटे भाई, हमारे एक बंधु ने, भाई ने सवाल किया था, मैं उसके सवाल का उत्तर देने के लिए बरत खूंटा क्यों जाता होगा। सबसे पहली बात, हाँ, सबका, चूंकि मानव अगर सभ्यता की बात करें, मानव के इतिहास की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसका अपनी उत्पत्ति का कुछ ना कुछ कारण, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो अगर मैं बात करूं, चूंकि आज हम कोई अंग्रेजी कैलेंडर को जानता है, ठीक है राजा, आपको जरूर जोड़ेंगे। कोई अंग्रेजी कैलेंडर को जानता है, कोई हिंदुई कैलेंडर को जानता है, कोई हिजरी कैलेंडर को जानता है, विक्रम संवत, शक संवत। तो दुनिया में बहुत प्रकार के कैलेंडर हैं, लेकिन शायद कृषि कैलेंडर होना चाहिए, जिसको, चूंकि कृषि को कभी महत्व नहीं मिला, किसानों को कभी महत्व नहीं मिला, इसीलिए कृषि कैलेंडर की भी चर्चा नहीं है। तो मेरा मानना है, चूंकि हो सके पूरे विश्व में या फिर पूरे देश में मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार, या फिर सूर्य की गति और उपस्थिति के अनुसार कृषि कैलेंडर में महीने का, 2 महीने का फर्क हो सकता है, लेकिन एक कृषि कैलेंडर भी होना चाहिए जिसमें कृषक समुदाय अपने पर्व त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी कृषि के कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार अगर छोटा नागपुर पठार की बात करें, तो यहाँ आखन यात्रा से शुरुआत होता है, जो आपके माघ महीना के स्टार्टिंग में होता है। फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें रहन आता है, फिर बारी पूजा आता है, और फिर करम जितिया होते हुए, सोहराय बांधना होते हुए, और टूसू तक जाता है। इस प्रकार बहुत सारे पर्व कृषि के नज़रिए से आता है। तो अगर बरत खूंटा की बात कही जाए, तो सबसे पहला बात, कृषि कौम, जो लोग कृषि के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, खेती के माध्यम से, उनका एक नेचर और स्वभाव होता है कि वे लोग जिनका सहयोग लेते हैं उनका आभार करते हैं। देखिए, आज अगर धान ज़्यादा हुआ तो अपने धान को सबको अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा देते हैं। तो अब क्या होता है कि चूंकि कृषक समुदाय का जो जीवन होता है वो सबके प्रति आभार का होता है, और कृषक यानी धान की उत्पत्ति, यानी अनाज की उत्पत्ति खेतों के माध्यम से। तो खेतों में उसका सहयोग करने वाला कहीं ना कहीं जो बैल होते हैं, बरद होते हैं, काड़ा होते हैं, इत्यादि उनका सहयोग करते हैं। यानी मवेशियों का उसकी खेती के जीवन में बड़ा योगदान होता है, बड़ा नहीं, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसी क्रम में, चूंकि पारासनाथ के किनारे मेरा घर है, और यहाँ एक प्रथा प्रचलित थी इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज शायद है कि नहीं। यहाँ जब खेती बाड़ी कंप्लीट हो जाता था, खेती बाड़ी कंप्लीट हो जाने का मतलब, जैसे कि हम लोग धान रोपाई कर लेते थे, तो अपने जो मवेशी थे या काड़ा बरद रहे, उनको पाराशनाथ पहाड़ में छोड़ देते थे, और उनको फिर यही सोहराय बांधना कार्तिक महीने के आसपास उनको खोज के लाते थे, और उनको 7 दिन 5 दिन जो होता है, तेल मखाने का काम किया जाता था, तेल लगाने का काम किया जाता था, उनको चुमाया जाता था। मैंने एक तरह से उनका आभार कि आपके द्वारा, आपके सहयोग से
मेरा सबसे सफल काम यानी किसानी, मेरा सबसे सफल काम यानी कृषि वो संपन्न हुआ। महेश दा हैप्पी दिवाली, दीपावली जोहार दा। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम सफल हुआ, क्या? खेती करने का। तो उनको 4 दिन 5 दिन जो भी है तेल लगाया जाता है, चुमाया जाता है, उनको आभार किया जाता है। अब एक सवाल कि तेल लगाने के बाद अगर थोड़ा हम इंसान से कंपेयर करें, बरद को तेल लगाने और इंसान को तेल लगाने से, तो इंसान को अगर हम तेल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में थोड़ी सी सुस्ती आती है और वह चाहेगा कि हम थोड़ा आराम कर लें। अगर इंसान को तेल लगाया जाए तो कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि मैं आराम कर लूं। लेकिन अगर बैल को, जो बरद हैं, उनको अगर तेल लगाने के बाद हम आराम करने छोड़ दें तो कहीं ना कहीं वो सुस्ती हो जाएगा। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, तेल लगाने के बाद उसको बरद खूंटा के माध्यम से उसको खिलाते हैं, उसको रिझाते हैं और उसको थोड़ा सा खिसियाते हैं। खिलाते भी हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसको रिझाते भी हैं, रिझ भी लगता है। रविंद्र दा चिंता मत कीजिए, भारतीय सरजमी पर है, हम लोग पॉजिटिव हैं, मैच भारत जीतेगी। तो क्या करते हैं, पहले उसको खिलाते हैं, रिझाते हैं और अंत में देखिएगा बरद खूंटा में उसको हम लोग उसको उकसाते हैं। वो बरद को, चाहे जो काड़ा को खूंटा जाता है, उसको उकसाते हैं। क्यों उकसाते हैं ना, उसको इसलिए उकसाते हैं कि एक संदेश है कि हमको फिर इसके जस्ट बाद धान का कटाई करना है। तो धान से जब खेत में बीड़ा को लाया जाएगा तो बीड़ा कौन लाएगा, बरद और काड़ा के सहयोग से लाना है और फिर क्या करना है, माड़ा भी घुमाना है उनके सहयोग से। तो उनको ये रिझाया जाता है और उनको थोड़ा सा खिसियाया जाता है। बरद लोग देखिए खीस चढ़ जाता है बरद खूंटा में, यानी गुस्सा करवाया जाता है जानबूझ के, ताकि जो गुस्सा में जो एनर्जी आए वह सुस्ती में नहीं, और जो उसके पास आक्रामकता आए वह किसान के सहयोग में दिखाए, वह उसकी बैलगाड़ी को, काड़ा गाड़ी को खींचने में दिखाए, वह उसके माड़ा को घूमने में वो आक्रामकता, वो गुस्सा दिखाए। जो गुस्सा वो बरद खूंटा के दरमियान उसके भाव, उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में जो गुस्सा आता है, किसान क्या चाहता है कि वह गुस्सा गाड़ी को खींचने में दिखाए, वह गुस्सा माड़ा को घुमाने में दिखाए। तो कुल मिलाकर बरद खूंटने का, काड़ा खूंटने का जो आशय सामने आता है कि तेल लगाकर उसको इसलिए खूंटा जाता है ताकि अगर तेल लगा के छोड़ दें, तो जिस प्रकार इंसान को अगर तेल लगा दें तो वो सो जाएगा, लेकिन अगर बरद, बैल और काड़ा लोग भी सो जाएंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा। इसलिए उनको खूंट कर उन्हें रिझाया जाता है, खिलाया जाता है और उस्काया जाता है। उस्काया जाता है मैंने थोड़ा गुस्सा दिलाया जाता है, ताकि आप ये गुस्सा, ये जो एनर्जी आपके पास आ रही है, ये जो ऊर्जा और आक्रामकता आ रही है, वो माड़ा को खींचने में, माड़ा को घुमाने में, और बैलगाड़ी, काड़ा गाड़ी जो हम लोग फसल लाद के लाते हैं, उसको खींचने में ये गुस्सा दिखाना है। तो ये कारण सामने आ रहे हैं। अपना रिसर्च करने के बाद, कुछ लोगों से सलाह लेने के बाद, इस पर चर्चा करने के बाद कि बरद क्यों खूंटा जाता है। तो खूंटा इसलिए जाता है कि अब समय आया है उसे आभार करने का, तेल लगाया जाता है और तेल लगा के करने के बाद अगर उसको नहीं खूंटा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सुस्त में आ जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा। वो बरद, वो काड़ा जिसको तेल लगाया गया 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू, वो कहीं ना कहीं सुस्त हो जाएगा। तो इसलिए उसको खिलाया जाता है, रिझाया जाता है और उकसाया जाता है, बरद खूंट के, काड़ा को खूंट के, ताकि जो उकसेगा, जो आक्रामक होगा, वह एनर्जी माड़ा घुमाने में, वह एनर्जी बैलगाड़ी, गरु गाड़ी कहें या काड़ा गाड़ी कहें, उसे खींचने में दिखाएगा। तो खैर ये बरद खूंटा, और हो सके इसके अन्य भी अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जब इतिहास की बातों पर हम तर्क रखते हैं तो उसके सभी का अपना अलग अलग तर्क हो सकता है। यानी मैंने जो तर्क रखा वह तर्क तो होगा ही, और इसके अलावा भी कोई तर्क हो सकता है बरद खूंटे जाने का। चलिए अब बात करते हैं, चूंकि हमारा झारखंड राज्य आज हम लोग 15 नवंबर में प्रवेश कर चुके हैं, यानी 2000 को ये अलग हुआ था, यानी 23 वर्षों का हो चुका है। एक जवान राज्य, और आज भी इसकी परिस्थितियां, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती, नमन, वंदन और उनके सपनों का झारखंड बने, ये आशा करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा भूल हुई, आज देश की, आज नहीं, ये बस 15-20 मिनट क्रॉस किया है, यानी 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी। लेकिन चूंकि आज बरद खूंटा का दिन भर कार्यक्रम रहने के कारण उस विषय पर पोस्ट वगैरह नहीं हो पाया, और हमारे एडमिन भी शायद लग रहा है आज बरद खूंटा में काफ़ी माने
संलग्न थे, तो उन्हें भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री की विचारधारा का भारत, जो आधुनिक भारत की वो कल्पना करते थे, वह भी साकार हो, ऐसा चाहते हैं। रामपाल सिंह राजपुतदा, जो मध्य प्रदेश से हैं, दादा आपको नमस्कार करते हैं, आपको जोहार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अच्छा, बालेश्वर दा जो साउथ अफ्रीका से हैं, दादा आपको प्रणाम, आपके सेहत की कामना करते हैं। भारती दी, आपको भी जोहार दी। राधे स्वामी जी बोल रहे हैं, अच्छा भेंट निश्चय ही भेंट करेंगे, आप टेलीफोनिक हमसे बात कर लीजिएगा। खूंटी रविदा हम लोग का कोई शेड्यूल नहीं है। और अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि सब नौजवान हैं और कल एक क्रिकेट का मैच है, यानी 2011 के बाद पुनः भारत विश्व कप फाइनल जीतने का सपने को साकार करने की दलहीज पर खड़ा है, तो थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। चूँकि मानते हैं ये खेल है, लेकिन हम युवा हैं तो खेल की चर्चा होनी चाहिए। क्रिकेट, भारत बनाम न्यूजीलैंड। अगर हाल के 10 रविशंकर दा जोहार, आप लोग का दुआ है दादा, आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग ठीक हैं। अगर हाल के 10 सालों की बात करें, 12 सालों की बात करें और भारत और न्यूजीलैंड की बात करें, तो दोनों टीमों ने बेहतर क्रिकेट खेला है। अगर 2011, 15, 19 और 23 की बात करें, तो मुझे लगता है चारों मर्तबा भारतीय टीम सेमीफाइनल खेली है, जिसमें 11 में चैंपियन रही है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम भी चारों मर्तबा सेमीफाइनल खेली है, जिसमें वो 2 बार फाइनल तक पहुंची है, 2015 और 2019 में, हालांकि फाइनल जीतने में सफल नहीं रही। हाँ बिल्कुल दीदी, कल का दिन भारत के लिए और झारखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, मिथिलेश दा उड़ीसा में है, जोहार। तो 2011 की बात करें तो आपको याद होगा कि भारतीय टीम का सेमीफाइनल में सामना हुआ था पाकिस्तान से, और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल प्रवेश किया था। और श्रीलंका की टीम का सामना हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, और श्रीलंकन टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था। यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें या भारतीय पिचों की बात करें, तो न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में कभी प्रवेश नहीं की है, सेमीफाइनल तक उन्होंने सफर तय किया है। और जब एशियाई टीम के साथ उनका सामना होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उस टीम के सामने एशियन पिचों पर थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाती है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचें होती, इंग्लैंड की पिचें होती, न्यूजीलैंड की पिचें होती, तो शायद न्यूजीलैंड एशियन टीमों की तुलना में बेहतर स्थिति में हो सकता था। अब 2015 की बात करें, वह भली भांति आप जानते हैं, भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की पराजय हुई थी। और न्यूजीलैंड का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ था, हालांकि उस समय डकवर्थ लुईस का नियम था, बारिश हो गई थी, नहीं तो मुझे लगता साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करती, क्योंकि एबी डिविलियर्स लगभग 80 के स्कोर पर नॉट आउट थे और 7 ओवर का मैच अभी बाकी था। हालांकि सेकेंड इनिंग में ब्रेंडन मैकुलम ने अच्छी पारी नहीं, बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बावजूद अफ्रीका मैच में बिल्कुल पकड़ में था। लेकिन कुल मिलाकर कुछ कैच ड्रॉप हुए और फाइनली न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल खेलने का अवसर मिला। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देने का काम किया था। 19 की बात तो आपको सभी को याद होगा, एक ऐसा क्रिकेट का मैच जो शायद हम लोग बचपन से जानते हैं कि ओवर थ्रो का मतलब होता है कि वहाँ से बॉल डेड और शरीर में लगना, यानी डेड हो जाना, लेकिन उसमें एक अलग रूल देखने को मिला था। ओवर थ्रो 2 रन के बाद फिर उसे 4 रन दिया गया था, मैच ड्रॉ और सुपर ओवर भी टाई रहा। बिल्कुल दीदी, भारत इतिहास रचेगा ही, इसकी उम्मीद करते हैं। तो कुल मिलाकर 15 में और 19 में न्यूजीलैंड की टीमों को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पिच मिला, और न्यूजीलैंड के जलवायु के हिसाब से बात करें या न्यूजीलैंड के क्रिकेट के हिसाब से उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पिच अच्छा लगता है, तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, दोनों बार वो फाइनल खेली। और अगर भारत की बात करें तो 2011 में भारत अपनी जमी पर और फिर 2023 में अपनी जमी पर, अतः कहीं ना कहीं होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज मिलता है, परिस्थितियों से वाकिफ होती हैं। मुझे लगता है भारत कल न्यूजीलैंड की तुलना में बेहतर रहेगी। उसके बाद खेल चूँकि अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन स्थिति, परिस्थिति, हालिया रिकॉर्ड्स, फॉर्म को देखते हुए हमारी भारतीय टीम बेहतर स्थिति में, उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप जीते। युवा हैं, खेल पे भी हम लोग चर्चा करते हैं, खेल पर भी नज़रें रहती हैं, तो आशा। हालांकि नॉकआउट्स की बात करें तो शायद न्यूजीलैंड अव्वल रही है भारत से जब उनकी भिड़ंत हुई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, न्यूजीलैंड की भिड़ंत भारतीय सरजमी पर नॉकआउट्स पे नहीं हुई है। और चूँकि भारत ने 3 ही मरतबा फाइनल में प्रवेश किया है, और शायद उसके बाद बहुत बार उन्हें हार भी सेमीफाइनल में झेलनी पड़ी है,
तो 3 मरतबा जो भारत ने फाइनल में प्रवेश किया है, 2 बार वो चैंपियन रही है और 2003 में वो उप विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया के सामने। 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम विजयी रही है। तो चलिए अब आशा करते हैं, सभी उम्मीद लगा कर बैठे हैं आज के मैच के लिए। 2-2:30 बजे स्टार्ट होगा, भारत बनाम न्यूजीलैंड। टॉस की भूमिका तो रहेगी, लेकिन वानखेड़े की पिच है, रन स्कोर दोनों पारियों में होने की पूरी संभावना है। निश्चय ही भारत हकदार भी है, जिस प्रकार से डोमिनेटिंग नेचर के साथ पूरे 9 मैच खेले हैं, और यह भी ऐतिहासिक है। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल से पहले जब तक लीग की बात करें तो 9 मैच कभी नहीं जीते थे। ऐसा कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार किया था, 2003 में और 2007 में, कि सेमीफाइनल से पहले जो 9 मैच हुए थे और 9 के 9 ऑस्ट्रेलिया ने 2 टाइम जीते थे, और भारत एक बार इस बार जीत चुकी है। उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया ने 2003 जीता था, 2007 जीता था, 2023 भारत जीते, ये कामना करते हैं, दुआ और प्रार्थना भी करते हैं। शंभू यादव दा, निश्चय आपसे हमारी बात होगी, आपको हम अपना टेलीफोनिक नंबर मैसेज कर देंगे और ज़रूर हमारी और आपकी बातचीत होगी। तो फिलहाल वर्ल्ड कप फीवर, भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला सेमीफाइनल। उम्मीद है एक बेहतर मैच हो और भारत जीते, ये सभी चाहते हैं, भारतीय चाहते हैं, सभी भारतीय और भारतीय टीम के समर्थक चाहते हैं। रमन बाबूदा, जरूर आप आइए, हैदराबाद से हैं, आपको जोहार, आप वहाँ ठीक से रहिए, हमारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल आप अच्छे से रहिए, सभी को हमारी शुभकामनाएं। और चलिए कल नहीं, अब आज ही क्रिकेट फीवर, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आनंद लें। 2011-23 यानी 4 वर्ल्ड कप के हालिया प्रदर्शन को मद्देनज़र रखते हुए, भारतीय सरजमी, भारतीय विकेट, भारतीय पिच को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय टीम को बेहतर आंका जा सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड बेहतरीन टीम है, बेहतर खेली है, बेहतर खेलना जानती है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन फिर भी अगर अनिश्चितता जैसी कुछ बात नहीं हुई तो भारत बेहतर स्थिति में है। गुड नाइट भारती दी, मुरारी यादव दा जोहार, नीतीश आहंदा जरूर स्वस्थ में, अरे आपकी दुआ हमारे लिए पर्याप्त है। अजय भारती दा के जोहार। तो चलिए इस्तकबाल कीजिए भारतीय टीम का और नए कप्तान का, क्योंकि बाद में क्योंकि वह दौर कपिल का था, वह दौर धोनी का था, ये दौर रोहित शर्मा का है। नए सेनापति, नए योद्धा, इनका भी इस्तकबाल करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनके साथ उनकी पूरी सेना का, यानी भारतीय दल का। चलिए बेहतर हो। साइद अली दा जोहार, अशोक हिंदियार दा जोहार, बाकी सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। पुनः राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। धरती आबा को शत शत नमन, उनकी जयंती पर नमन। और कल देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित नेहरू की जयंती थी, उन्हें भी नमन, वंदन। और पुनः आशा करते हैं कि झारखंड केवल कागज के टुकड़ों में नहीं, धरातल पर हो, हक अधिकार में झारखंडियों का बोलबाला हो, एक बेहतर वातावरण में झारखंड के लोगों का जीवन यापन हो, ये कामना करते हैं। हम लोग प्रयास भी करेंगे। अभिजीत दा बहुत जल्द। राजस्थान से नवीन दा जोहार आपका, कुंदन आर्यन दा जोहार, और बाकी सबके जोहार। झारखंड, जय झारखंड। सेमीफाइनल पहला आनंद लीजिए, भारत बनाम न्यूजीलैंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड, वंदे मातरम, जय हिंद। एल कुमार दा धन्यवाद, अनिल दा धन्यवाद, रितेश दा धन्यवाद। अच्छा, किंग का 50 बिल्कुल होना चाहिए, किंग का 50 मैंने 50-100। रेणुका गौरीश जी गुड नाइट, आपको भी शुभ रात्रि। रोहित जी जोहार, संदीप दादा के जोहार, डालेश्वर महतो दा के जोहार। साथ ही कल के मैच में हिटमैन साहब भी बड़ी पारी खेलें, गिल भी अच्छी स्टार्ट दें, और शमी साहब अपना 50 विकेट पूरा कर लें। सबसे तेज 50 विकेट होने वाला है। और बुमराह बुम बुम तो भाई डॉट किंग है। अशोक हिंदियार दा जोहार। और सिराज का स्टार्टिंग, कुलदीप जड्डू का बाएं हाथ की स्पिन लाजवाब है। बाकी श्रेयस राहुल के पिछले मैचों में शानदार शतक, हालांकि सूर्या को मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मिलेगा बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर चलिए राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं।
बिल्कुल, बिल्कुल रितेश दा इस बार विराट साहब को कंधा मिलेगा। नहीं, हमको लगता है उसके बाद भी एक वर्ल्ड कप वो खेल लेंगे, फिट हैं। जिस प्रकार क्रिकेट में फुटबॉल में रोनाल्डो फिट हैं, उसी प्रकार क्रिकेट में कोहली साहब फिट हैं। गोविंद दादा हेयर कट किए, हमारी एक दादी हैं गोतिया की, उनका देहांत हुआ था, जिस कारण हेयर कट करना पड़ा। किशोर दादा सऊदी से लाइव देख रहे हैं। किशोर दा बढ़िया से रहिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोग देश से बहुत दूर हैं, अपने वतन से, अपने राज्य से, अपने देश से बहुत दूर हैं। आप लोग अच्छा से रहिएगा, हम लोग ये कामना करते हैं। आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। कि सबको शुभ रात्रि। नागेश्वर दा निश्चय ही कोहली साहब बेहतर क्रिकेटर हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, और सबके सहयोग से ही भारत ट्रॉफी जीतेगी, और ये सभी कामना करते हैं। चाहे कोई भी टीम ट्रॉफी जीते, भारत के अलावा भी अगर कोई टीम ट्रॉफी को जीतती है तो कहीं ना कहीं सब उनके टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं सबके सहयोग से ही ये पॉसिबल होगा। तो खैर, कोहली साहब हैं बेहतर, लेकिन ऐसा उनके अलावा भी जो टीम के खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और शर्मा साहब भी 500 के पार खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बाकी जिनको भी अभिजीत दा घर पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मनीष दा, क्या करें, रोजी रोजगार के लिए दूसरे देश प्लान करना पड़ता है, ये जालिम पेट का सवाल है। इस बात को भली भांति सभी समझते हैं। खैर, हमारे प्रवासी लोग इस देश के किसी कोने में, इस दुनिया के किसी कोने में रहे, अच्छा से रहे, हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। प्रकाश दा अलकुशा से हैं, जोहार। रमन दादा, जरूर आपसे मिलेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।